सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक्सक्यूज मी। वालेकुम सलाम जी भजिया। सर आपने मुझे एलएमएस पे इनरोल नहीं किया हुआ लैब में। मैंने इनरोल तो किया था आपको। हाँ जी सर, लेकिन मुझे शो नहीं हो रहा। मैंने देखा है। क्या हो जाए, 1 मिनट में दोबारा से चेक करता हूँ। मैंने तो आप लोगों को इनरोल कर दिया था। भजिया आपका आईडी क्या है? सर F 2019 F 2019 23 23 10 10 88। 88। जी सर। ये भजिया आपका नाम आना। ओके सर, थैंक यू। इसके अलावा तो इसका कोई इशू नहीं है इस तरह का इनरोल करने का। सर आई थिंक अरफा अब्रार भी नहीं इनरोल। मैंने आप दोनों को इनरोल किया था और आपके सामने ही किया था। थर्टी वन पार्टिसिपेंट हैं, फिर तो आप लोगों को होना चाहिए। और अब्रार का कितना आईडी क्या है? सर मुझे उसके आईडी का नहीं पता।
जिस वक्त वो आती है तो उससे कह देना कि अपना इनरोलमेंट करवा लें, ठीक है। ओके सर, ओके। जी उस्मान तैयब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था छोटा सा। जी पूछिए। सर हमारी जो लैब की असाइनमेंट है, जो हमने समरीज लिखनी है, हम्म। सर उसका बता दें कि वो हमने वर्ड फाइल पे करनी है या रिटर्न करनी है, हैंड रिटर्न। आप लोगों की मर्जी है, किस तरह मर्जी लिख दें, लेकिन उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए और सभी का कॉपी पेस्ट ना हो, क्योंकि हर एक सेंटेंस लिखने की और पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है। यस सर। तो उस सर कंडीशन। जी। तो उस सर दूसरा ये कि एक समरी सर कितनी होनी चाहिए, इसकी लिमिट। और यार समरी, क्योंकि हर एक का एक्सप्लेनेशन का वे डिफरेंट होता है। बाज जो है टोटल डिटेल को हाफ पेज में या फुल पेज में कंप्लीट कर देते हैं। बाज इस तरह के होते हैं जो 1.5 पेज में कंप्लीट करते हैं या 2 पेज में कंप्लीट करते हैं। बेसिकली आप लोगों को टोटल उसमें टोटल समरी होनी चाहिए कि जिस तरह आप लोगों को उसमें थ्योरी भी कवर होती हो, उसमें प्रोसीजर वगैरह भी हो, उसमें जो कैलकुलेशन करते हैं वो भी हो, साथ में उसका रिजल्ट जो आना चाहिए वो भी हो। यस सर। सर ठीक ओके है सर, उस्मान। ठीक सर है। हैंड रिटन कर दें? सर हैंड हैंड रिटन रिटन कर ठीक है दें। ना। ठीक है, हैंड रिटन करते हैं, कोई इशू नहीं ओके सर। Sir, can it be in bullet points? है। स्पेसिफिक नहीं है, जिस तरह मर्जी आप कर सकती हैं, लेकिन Okay, thank नॉर्मली you. टाइम न्यू रोमन में और 12 में करना है। No, sir, bullet points like tiny notes instead of a big paragraph. नहीं, वो स्पेसिफिक नहीं है, जिस तरह मर्जी आप कर सकते हैं, जो आप लोगों को सूटेबल लगता है, खूबसूरत जिस तरह लगता है उस तरह आप कर सकते हैं। Thank you. माशाल्लाह। ये पोर्टल आप लोगों का ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों आज। चलें, आप लोगों का अटेंडेंस जो है वो मैं लास्ट में रूम में जाकर फिर आप लोगों का अटेंडेंस लूंगा। मेरे पास यहाँ पर सिग्नल का शायद इशू है या सॉफ्टवेयर का इशू है, ओपन ही नहीं हो रहा है पोर्टल, इसलिए लास्ट टाइम में किसी स्टूडेंट ने भी मिस नहीं होना। आज आप लोगों को जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है, यानी कि लास्ट आज आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है जो आज आप लोगों ने देखना है कि किस तरह इसको परफॉर्मेंस करते हैं। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में सोडियम थायोसल्फेट को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद उसको प्योर फॉर्म में हासिल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास प्रोसीजर है, सिंथेसाइज करके उसको रिक्रिस्टलाइजेशन करके फिर प्रोडक्ट हासिल करना है। और रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस वो है जिस तरह आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो, डिजॉल्व करने के बाद फिर दोबारा से सल्यूट के साथ मर्ज होकर सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट सिंथेसाइज करना है।
सिंथेसाइज करने के बाद उसको रिक्रिस्टलाइज करके प्योर फॉर्म में हासिल करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब भी हम किसी भी कंपाउंड या रिसर्च वर्क को करते हैं तो उस कंडीशन में उसके कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप लोगों की स्कीम क्या है, कि आप लोगों ने किस चीज को किस मेथड के जरिए सिंथेसाइज करना है। क्योंकि एक कंपाउंड को आप लोग डिफरेंट वे के जरिए सिंथेसाइज कर सकते हो। एक ही मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं और डिफरेंट मेथड फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप लोगों ने कोई भी रिसर्च वर्क करना है तो उस कंडीशन में सबसे पहला आप लोगों का काम ये होता है कि आप लोगों ने एक रूट को फॉलो करना है जिसके जरिए आप लोगों ने मटेरियल को यूज करके सिंथेसाइज प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करना है। अब वो रूट जो है वो किसी मटेरियल को सिंथेसाइज करने का सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। और उसके लिए आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल होगा या कम हासिल होगा। टेम्परेचर को लो करने से प्रोडक्ट हासिल होगा या प्रोडक्ट को टेम्परेचर को हाई करने से प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल होगा। आप लोगों का इन्वायरमेंट जो है वो इनर्ट होना चाहिए। आप लोगों को इन्वायरमेंट जो है उसमें नाइट्रोजन का इन्वायरमेंट चाहिए या ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है अगर आप लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हो ओपन एटमॉस्फेयर में किसी भी मटेरियल को सिंथेसाइज करते हो तो उसका रिएक्शन हो सकता है इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ। इसी वजह से सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमने डिफरेंट पेपर्स को सर्वे करना है। हमने रिसर्च पेपर को कलेक्ट करना है, उनसे स्टडी हासिल करनी है, वहाँ से मटेरियल कलेक्ट करना है। हमारे पास जिस वक्त सिंथेसाइज या एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस करनी है उस वक्त आप लोगों को उस मेथड के बारे में जो मटेरियल आप लोग यूज़ कर रहे हो उसके बारे में, जिस मेथड को आप लोग फॉलो कर रहे हो उन पर अफेक्टेड पैरामीटर जो हैं जिस तरह टेम्परेचर है, प्रेशर है, इन्वायरमेंट है, इनके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तभी आप लोग सिंथेसाइज केयरफुली कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों के प्रोडक्ट के साथ इम्प्योरिटी भी शामिल हो सकती है। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग किसी भी रिसर्च वर्क को स्टार्ट करते हो तो उस कंडीशन में सबसे पहला काम आप लोगों का नॉलेज गेन करना है। आप लोगों ने नॉलेज को गेन करना है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भी मटेरियल आप लोगों ने प्रिकर्सर के तौर पर इस्तेमाल करना है वो हैजर्डस है या नहीं है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए उसके लिए इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर कम करना है या ज़्यादा रखना है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो लिटरेचर सर्वे के ज़रिए ही हासिल होती है। और उसके बाद आप लोग रिएक्शन लगाते हो तो आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आप लोगों के रिजल्ट जो है उसके ज़रिए प्रोडक्ट की यील्ड कम हासिल होगी या ज़्यादा हासिल होगी। अगर आप लोगों का टेम्परेचर कम रखा है तो उस वजह से प्रोडक्ट हासिल हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लिटरेचर सर्वे से हासिल होती है। और तभी आप लोग किसी भी कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हो। जिस वक्त आप लोगों के पास कंपाउंड हासिल हो जाता है उसके बाद दूसरा काम आप लोगों का होता है कि आप लोगों ने उस कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल होना।
अब क्योंकि जब भी आप लोग रिएक्शन करते हो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट हो सकता है, रिएक्टेंट की इम्प्योरिटी भी बच गई हो, रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट जो है वो बची हो। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के पास जो आप लोगों को प्रोडक्ट चाहिए उसके साथ कोई और प्रोडक्ट भी बन चुका हो रिएक्शन के दौरान। तो इसका मतलब है कि सेकंड का जो पॉइंट है आप लोगों का वो ये है कि जो आप लोगों ने कंपाउंड जो आप लोगों को चाहिए उसको आप लोगों ने पेयर फॉर्म में हासिल करना है। अगर आप लोग पेयर फॉर्म में हासिल नहीं करोगे तो जिस पर्पज के लिए आप लोगों ने उस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया है उसके लिए वो सूटेबल नहीं होगा। क्योंकि ये भी हो सकता है जिस पर्पज के लिए आप लोग उस कंपाउंड को यूज करोगे उस कंपाउंड में जो इम्प्योरिटी हैं उनकी वजह से भी आप लोगों के कंपाउंड की एक्टिविटी कम या ज्यादा हो सकती है। आप लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो ठीक है या नहीं। आप लोगों का प्योर कंपाउंड जिसकी वजह से रिजल्ट आना था एग्जैक्टली आप लोगों को जो रिजल्ट आया है वो उसी की वजह से है या किसी और चीज की वजह से है। इसका मतलब है कि जो हम कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं सेकंड स्टेप में हमने उसे प्योरिफिकेशन करनी है, उसको प्योर फॉर्म में हासिल करना है। और इस पर्पज के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। जिस तरह सब्लिमेशन हो गया, सब्लिमेशन का हम मेथड यूज कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हम यूज कर सकते हैं। अगर कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है तो उस कंडीशन में हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करके उसके बारे में या उसको ये चेक कर सकते हैं वो प्योर फॉर्म में है या नहीं। जिस वक्त आप लोगों के पास कंफर्म हो जाता है कि आप लोगों ने ये चेक कर लिया कि वाकई हमारे पास ये कंपाउंड जो है वो प्योर फॉर्म में हासिल हो गया है, उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि आप लोगों ने उसको कैरेक्टराइज करवाना है। और उस कैरेक्टराइजेशन के लिए आप लोग डिफरेंट टेक्निक यूज करते हो जो आप लोगों को डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। आप कंपाउंड लेते हो उसको वाटर में ऐड करते हो उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी चेक करते हो कंडक्टोमीटर के जरिए, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि मटेरियल जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है या नहीं कर सकती। आप उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल सीवी साइक्लिक वोल्टामोग्राम के जरिए नोट करते हो। वहां से आप लोगों को पता चल जाता है कि जो आप लोगों के पास जो कंपाउंड हासिल हुआ है उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस पोजीशन पर है, रिडक्शन पोटेंशियल किस पोजीशन पर है। आप लोग कंपाउंड की क्रिस्टलिनिटी के बारे में एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक के जरिए हासिल करते हो इंफॉर्मेशन। अब एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है वो दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं सिंगल क्रिस्टल एक्सआरडी और दूसरी जो है उसको हम कहते हैं पाउडर एक्सआरडी। सिंगल क्रिस्टल एक्सआरडी वो होगी जिस तरह आप लोगों के पास ये बॉल पॉइंट नजर आ रहा है, बिल्कुल सेम इस तरह की निडल लाइक प्रोडक्ट जो आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में हासिल होती है उसके लिए हम सिंगल क्रिस्टल एक्सआरडी टेक्निक यूज करते हैं। और सिंगल क्रिस्टल एक्सआरडी आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि किस एटम के साथ कौन सा एटम अटैच है और उनके दरमियान एंगल जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस का है। तो एटम्स की अटैचमेंट और एटम्स के दरमियान
जो भी एंगल हासिल होगा उसके बारे में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हासिल होती है वो सिंगल क्रिस्टल XRD से हासिल होती है। अगर आप लोगों के पास नीडल लाइक प्रोडक्ट नहीं है तो उसके लिए हम पाउडर XRD यूज करते हैं। पाउडर XRD हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आप लोगों के पास जो कंपाउंड मौजूद है उसमें क्रिस्टलिनिटी है या नहीं है। अगर क्रिस्टलिनिटी है तो कम है या ज्यादा है, तो इस बारे में आप लोगों को पाउडर XRD जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद IR टेक्निक है। पहले IR टेक्निक थी, अब जो है एडवांस इसकी आ गई है जिसको हम FTIR के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसमें आप लोगों को IR टेक्निक जो है वो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो आप लोगों के पास कंपाउंड मौजूद है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, उसमें OH ग्रुप मौजूद है या नहीं है, उसमें अमाइनो ग्रुप मौजूद है या नहीं है, उसमें ईथर ग्रुप मौजूद है या नहीं है। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप के बारे में IR इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कंपाउंड के दरमियान सिंगल डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद हैं या नहीं है। अगर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो UV विजिबल रीजन में लाई करेगा। और अगर कंपाउंड के अंदर सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है यानी कि रेजोनेंस नहीं है तो उस कंडीशन में कंपाउंड UV विजिबल रीजन में लाई नहीं करेगा। इसका मतलब है कि UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि कंपाउंड के कॉन्जुगेशन है या नहीं है। दुआ किन दो चीजों के दरमियान डिफरेंस पूछा है? सिंपल नहीं है, ये सिंगल है। सिंगल क्रिस्टल और पाउडर क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल का मतलब है जिस तरह आप लोगों के पास ये नजर आ रहा है इस तरह के यानी कि लाइन, इस तरह लॉन्ग चेन प्रोडक्ट जो हासिल होगी, जिस तरह निडल होती है उस तरह का अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल हो तो उसको हम सिंगल क्रिस्टल के तकनीक के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं। और पाउडर XRD इस तरह का होता है जिस तरह आप लोगों के पास मट्टी होती है। अगर आप लोगों के पास दानेदार या लॉन्ग सिंगल क्रिस्टल में प्रोडक्ट हो तो उसको हम सिंगल क्रिस्टल के जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमारे पास दानेदार मौजूद ना हो प्रोडक्ट तो उसको हम पाउडर XRD के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं। सिंगल क्रिस्टल सबसे एडवांस जो है वो टेक्निक है जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद पाउडर XRD सिर्फ आप लोगों को यही बताती है
जब भी किसी भी हम सैंपल को यूज करते हैं, आजकल सॉफ्टवेयर बहुत आए हुए हैं, और सॉफ्टवेयर की मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर पहले से कोई उस मार्फोलॉजी का मटेरियल रिपोर्टेड है, उस मेटल का, क्योंकि मोस्टली जो क्रिस्टलाइन नेचर प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के पास कंपाउंड या मेटल का होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में या मेटल नैनो पार्टिकल जो आप लोग मोस्टली यूज करते हो, उसमें आप लोगों के पास क्रिस्टलाइन, सिंगल क्रिस्टल या पाउडर जो है XRD, उसको आप लोग यूज करते हो। अगर आप लोगों के पास, क्योंकि जितनी भी मॉर्फोलॉजी आप लोग पढ़ते हो उनकी टोटल डिटेल सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होती है, जस्ट आप लोगों के पास जो XRD के जरिए या सिंगल क्रिस्टल के जरिए या पाउडर XRD के जरिए जो भी डेटा हासिल होता है, उसको हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करते हैं। और जिस वक्त ऐड करते हैं तो हम जो पहले से वो मॉर्फोलॉजी के साथ मैच करता है सॉफ्टवेयर जो है, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर बताता है कि आप लोगों के जो डेटा हासिल हुआ है XRD के जरिए वो किस मॉर्फोलॉजी से रिजेंबल कर रहा है, और उसकी बेस पर हम बताते हैं कि ये क्रिस्टलाइन है या नहीं है, इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो क्या है, वो बॉडी सेंटर्ड मॉर्फोलॉजी है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है या रोम्बिक है, जो भी, यानी कि आप लोगों के जो डेटा आप लोगों का हासिल होता है वो जिस भी मॉर्फोलॉजी से मैच करेगा तो वो सॉफ्टवेयर आप लोगों को बता देगा कि आप लोगों का मटेरियल के ये मॉर्फोलॉजी है और उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ये। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है NMR, जिसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, और कार्बन, जिस तरह ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर है एथेनॉल की, CH3 CH2 OH। अगर हम इसका NMR या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस करवाते हैं तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये बता देगा कि एक कार्बन है और दो कार्बन इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं, जो आप लोगों ने सैंपल दिया है और उसका NMR करवाया है। इसके साथ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो किस एटम के साथ अटैच होता है। इसके साथ वो ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है NMR कि इस न्यूक्लियस के साथ, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं, इसके साथ वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के जरिए हासिल होती हैं। अब किस तरह हासिल होती हैं, ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को काफ़ी यानी कि नॉलेज होगा, तब आप लोग इसको करेक्टराइज और इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता सकते हो, अदरवाइज इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते। 1 मिनट में आपसे बात करता हूँ।
जी, तो इसके बाद लास्ट जो है वो एनएमआर की टेक्निक है। उसके ज़रिए आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि आप लोगों का जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर है वो किस तरह की है, तो उसमें कितने कार्बन एटम है, कितने हाइड्रोजन एटम है, और किस तरह वो एक दूसरे के साथ अटैच है। फिर फर्दर एनएमआर के डिफरेंट टाइप आती हैं, उसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद आप लोग ऑप्टिकल रोटेशन, ये उन कंपाउंड के लिए होती है जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। और इसके बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन, जिस वक्त आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, उसमें एक कंप्लीट चैप्टर है स्टीरियो का, स्टीरियो केमिस्ट्री। उसमें आप लोगों ने कंप्लीट इसके बारे में स्टडी करना है कि किस वक्त कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और किस कंडीशन में कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ऑप्टिकल रोटेशन के जरिए आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन हासिल होती है कि कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, या फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। और लास्ट टेक्निक जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। इसके ज़रिए आप लोगों को ये पता चलता है कि जो कंपाउंड आप लोगों ने सिंथेसाइज किया है उसका मास क्या है, वाकई जो आप लोग बनाना चाहते हो उसके मास के इक्वल है या नहीं, उससे कम आता है या उससे ज़्यादा आता है। उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए हासिल होती है। इसके अलावा और टेक्निक भी हैं जिनको आप लोग यूज़ करते हो और उसके ज़रिए आप लोगों को डिफरेंट इंफॉर्मेशन हासिल होती है। जब आप लोगों ने कंपाउंड को क्रिस्टलाइजेशन करना है, क्योंकि आज का आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है वो आप लोगों ने सिंथेसाइज करना है सोडियम थायोसल्फेट, और उसके बाद उसकी क्रिस्टलाइजेशन करनी है। क्रिस्टलाइजेशन के लिए जिस तरह मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि आप लोग सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, सॉरी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करते हो, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को लो करते हो। और आप लोगों को ये भी पता है कि जिस वक्त टेम्परेचर लो होगा तो उस कंडीशन में सल्यूट के साथ कंबाइन होना शुरू कर देता है। सेम सल्यूट के साथ ही कंबाइन होने की कोशिश करता है। जिस तरह ये आप लोगों के पास फर्स्ट पिक्चर है जिसमें आप लोगों के पास दो कंपाउंड मौजूद हैं, या ये कह सकते हो कि जो आप लोगों का सल्यूट है जिसको आप लोगों ने हासिल किया है उसमें ये वाली चीज जो है वो इम्प्योरिटी मौजूद है। अब जिस वक्त हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को लो करते हैं, तो उस कंडीशन में सेम सल्यूट के साथ ही कंबाइन होना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है, जिस तरह आप लोग बेसिक यूनिट कहते हो, ये बेसिक यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्रिस्टल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, और उस दौरान सेम यूनिट के साथ ही अटैच होते हैं। और इस दौरान आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि कूलिंग यानी कि टेम्परेचर को लो करना आप लोगों ने स्लो करना है। कि टेम्परेचर पहले हाई था और उसके बाद आप लोग कम कर रहे हो, तो उसको आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता लो करना है। और जितनी ये सल्यूट एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए ज्यादा टाइम आप लोग प्रोवाइड करोगे, उतना ही ज्यादा क्रिस्टल फॉर्मेशन अच्छी होगी, बड़ी साइज के क्रिस्टल हासिल होगी। अगर आप लोग इसका बेसिक यूनिट को मर्ज होने का कम टाइम देते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास अच्छी क्रिस्टल हासिल नहीं होगी। जितना
लो टेम्परेचर की कोशिश करोगे कि सल्यूट के साथ अटैच हो, उसी कंडीशन में आप लोगों के पास ज़्यादा अच्छे क्रिस्टल या प्योर प्रोडक्ट हासिल होगा। अगर आप लोग स्पीड के साथ इन बेसिक यूनिट को मर्ज करोगे तो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि ये वाला बेसिक यूनिट इसको भी साथ में इंटरेक्ट कर ले, इसके साथ भी मर्ज हो जाए। इसी वजह से रिक्रिस्टलाइजेशन में हम सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कूलिंग जो है वो स्लो करनी है, क्योंकि जितनी स्लो कूलिंग करेंगे उतना ही डिफ्यूजन रेट, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है कि डिफ्यूजन रेट हर स्पीशी का डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक का मोलर मास जो है वो डिफरेंट होता है। उसी वजह से मॉलिक्यूल जो हैं बेसिक यूनिट एक दूसरे के साथ सेम बेसिक यूनिट सेम मटेरियल अटैच होंगे और डिफरेंट जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। जिस तरह इस पिक्चर में आप लोगों के सामने है कि आप लोगों के पास इम्प्योरिटी भी मौजूद है ट्राइगोनल शेप में, और हेक्सागोनल शेप में आप लोगों का प्रोडक्ट है जो आप लोगों ने सिंथेसाइज किया है। और जिस वक्त आप लोग स्लो कूलिंग करते हो तो उसके रिजल्ट में हेक्सागोनल वाले जो शेप है, जो मटेरियल है, वो ही सिर्फ एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। जो ट्राइगोनल शेप वाला मटेरियल है वो इनके साथ अटैच नहीं हो रहा, और ये उस कंडीशन में होगा जिस वक्त आप लोग कूलिंग स्लो करोगे। जितना ज़्यादा टाइम आप लोग सल्यूट को कंबाइन करने के लिए दोगे उतना ही प्योर प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल होगा, और जितना कम टाइम दोगे, जितनी स्पीड के साथ आप लोग प्रोडक्ट को हासिल करने की कोशिश करते हो तो उतना ही बुरा प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल होता है। इसके बाद इसका प्रोसीजर, क्या आप लोगों ने इसको किस तरह सिंथेसाइज करना है। आप लोगों ने 10 ग्राम सोडियम सल्फाइड लेना है, उसमें 2 ग्राम, और उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करना है। उसके बाद आप लोगों ने उसमें 2 ग्राम जो है वो पाउडर सल्फर जो है वो ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने उसको हीट करना है, और इतना कोशिश करनी है कि कंप्लीट रिएक्शन, यानी कि इन दोनों का आपस में रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होकर ये प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल हो जाए। उसके बाद इसके बाद आप लोगों ने इसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद जो सॉलिड प्रोडक्ट है वो मोस्टली सल्फर की मौजूद होगी। आप लोग जिस वक्त फिल्टर करोगे तो ये सल्फर जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगी, और आप लोगों के पास सॉल्यूशन फॉर्म में ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मौजूद होगा, क्योंकि हमने इसमें इसकी अमाउंट कम यूज़ की है और इसकी अमाउंट ज़्यादा यूज़ की है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि इसके साथ सल्फर का कंप्लीट रिएक्शन हो। तो उस कंडीशन के लिए हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को फॉलो किया है, यानी कि एक स्पीशी की अमाउंट को कम यूज़ किया है, दूसरी स्पीशी की अमाउंट को ज़्यादा यूज़ किया है, ताकि ये वाली अमाउंट जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। तो जो एक्सेस अमाउंट सल्फर की मौजूद होगी वो इसी तरह सोल्यूशन में सॉलिड फॉर्म में मौजूद रह जाती है, और उसको हम फिल्ट्रेशन के जरिए फिल्टर पेपर की मदद से रिमूव कर देते हैं। तो उसके बाद आप लोगों के पास जो सोल्यूशन मौजूद होगा उसमें सिर्फ सोडियम थायोसल्फेट मौजूद होगा। उसके बाद हम उसको एक बीकर में लेते हैं और उसको हीट करते हैं, और हीट उस वक्त तक करते हैं कि आप लोगों के पास सोल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट हासिल हो, कि उसमें कोई भी प्रिसिपिटेट आप लोगों को या कोई भी जर्रा आप लोगों को नजर ना आता हो। अगर नजर आता है तो आप लोगों ने उसको रिमूव कर देना है बाय फिल्ट्रेशन, और उसके बाद आप लोगों ने उस बीकर को रख देना है।
जिस वक्त आप लोग उसको रखोगे तो कुछ देर बाद हो सकता है कि 1 दिन बाद, हो सकता है 2 दिन बाद, हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद आप लोगों को उस प्रोडक्ट में, उस बीकर में सॉलिड क्रिस्टल जो है वो हासिल होना शुरू हो जाएंगे। उन क्रिस्टल का आप लोगों ने कलर जो है वो नोट कर लेना है। उनकी शेप आप लोगों के पास निडल लाइक आती है, क्यूब लाइक आती है, जिस तरह भी आप लोगों का पास हासिल होगी वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उस सॉलिड प्रोडक्ट के सॉल्यूशन में उस क्रिस्टल, कुछ अमाउंट क्रिस्टल की लेनी है, उसको वाटर में डिजॉल्व करना है और उसमें HCl को ऐड करना है। और HCl को ऐड करने के बाद चेक करना है कि वो सोल्यूबल होती है या नहीं होती। इसी तरह आप लोगों ने उस क्रिस्टल के सोल्यूशन में लेड एसीटेट का सोल्यूशन ऐड करना है और उसके बाद आप लोगों ने उसको चेक करना है कि उसके सोल्यूबिलिटी में चेंज आता है या नहीं आता है, आपके पास प्रेसिपिटेट हासिल होंगे या नहीं होंगे। और लास्ट में आप लोगों ने लिख देना है कि आप लोगों ने इस कंपाउंड को प्रिपेयर किया है और उसके बाद आप लोगों के पास क्रिस्टल हासिल हुई हैं और उन क्रिस्टल का हमने टेस्ट किया है। आज का जिस सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने इसकी क्रिस्टलाइजेशन करनी है। तो इसमें जस्ट आप लोगों को सोल्यूशन को मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसको हम हीट कर रहे हैं। सोडियम सल्फाइड और सल्फर को मिक्स करके इसको आप लोगों ने हीट करना है। हीट करने के बाद आप लोगों ने फिल्टर करके इसको रखना है, तो आप लोगों के पास क्रिस्टल जो है वो हासिल हो जाएंगे। ये आप लोगों के पास सोल्यूशन, जिस वक्त आप लोगों ने इसको फिल्ट्रेशन किया है, फिल्ट्रेशन के बाद आप लोगों के पास ये सोल्यूशन हासिल हुआ है। इसके बाद आप लोग इसको स्लो कूलिंग करते हो या रूम टेम्परेचर पर रख देते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास क्रिस्टल जो है वो हासिल होना शुरू हो जाती है। और किस तरह की क्रिस्टल हासिल होंगी वो आप लोगों के सामने होगा। इस तरह के आप लोगों के पास जो है वो क्रिस्टल प्रोडक्ट जो है वो हासिल होंगे। और आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि जिस तरह वीडियो में इतनी स्पीड के साथ क्रिस्टल जो है वो शो होना शुरू हो गई है, ये वीडियो जो है वो स्पीड के साथ कन्वर्ट की हुई है।
जिसके जरिए आप लोगों को शो हो रहा है कि वाकई यानी कि ये इतनी स्पीड के साथ बन रही है, ये इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं बनती। ठीक है जी। आज के एक्सपेरिमेंट में इसके अलावा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, कि वो ये आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट था वो इनऑर्गेनिक का एक्सपेरिमेंट था, इसमें ऑर्गेनिक का पोर्शन नहीं था, इसीलिए इसको हम इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च का मेथड जो है वो ये 3 पॉइंट ही होते हैं, जिनके जरिए आप लोग सबसे पहले कंपाउंड को प्रिपेयर करते हो, उसके बाद उसको प्योर फॉर्म में हासिल करते हैं और उसके बाद उसी कैरेक्टराइजेशन करते हैं। जो भी स्टूडेंट जो भी रिसर्च करता है उसके ये 3 पॉइंट ही होते हैं रिसर्च के। तो आप लोगों ने किसी कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है, उसके बाद उसको प्योर फॉर्म में हासिल करना है, उसके बाद उसको कैरेक्टराइजेशन करवा कर ये साबित करना है कि वाकई जो आप लोगों ने कंपाउंड प्रिपेयर किया है वो प्योर फॉर्म में प्रिपेयर किया है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब्दुल मन्नान, Present, sir. अजवा मनाल, अजवा मनाल, अमाइन अबूजर, Here, sir. अंजा, Present, sir. अक्सर, जी सर। दुआ कंबर, फिजा बेबी, Present, sir. हादिया जैनब, Present, sir. जवेरिया जावेद, Present, sir. खदीजा हफीज, खदीजा हफीज, Present. Present, sir. फिजा फकीर, Yes, sir. कनीज फातिमा, Present, sir. मरियम बीबी, Present, sir. मिनाल फातिमा, Present. मोहम्मद अफजल, Present, sir. मोहम्मद हाशिर, Yes, sir. मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, मोहम्मद उस्मान तैयब, प्रेजेंट सर। मुज़य्यन, Present, sir. नूर अहमद, Present, sir. उसामा, प्रेजेंट सर। रिदा, Present, sir. Present, sir. समीउल्लाह, समीउल्लाह वासी, सना असगर, Present, सना sir. असगर, ओके Yes, sir. सना, सोहा शहजाद, Present, present. सैयद अहम रजा, सैयद अहम रजा, जैनब राहील। Present, sir. ये कोई स्टूडेंट है जिसके अटेंडेंस एब्सेंट हो और यहाँ पर मौजूद हो? सर एक्सक्यूज मी, मुझे एक बात करनी है। जी सोहा। सर वो जो आपने लैब की असाइनमेंट 1 थी ना, वो भी अपलोड कर दी हुई थी मैंने टाइम के ऊपर, और अब 2 वाली भी अपलोड की। तो अभी मैंने उसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी थी, तो मैंने असाइनमेंट 2 डिलीट करनी थी और एडिट सबमिशन करना था, तो वो मुझसे असाइनमेंट 1 डिलीट हो गई। तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर प्रूव है कि मैंने मतलब पहले करा दी हुई है वो सबमिट। अभी भी मैंने वो दोबारा सबमिट कराई है, तो वो 13 डेज लेट आ रहा है। तो मैंने कहा उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? एलएमएस पर अपलोड हो गई थी? पहली वाली, हाँ वो तो काफी देर की हो गई हुई है। तो मुझे पता नहीं था कि सेशन एक्चुअली कौन से में मैंने सेकंड वाली अपलोड की है। वो सेशन 9 में थी, मुझे लगा वो सेशन 8 वाली है। तो मैंने उसको एडिट सबमिशन करके कुछ चेंजिंग करनी थी अब वाली असाइनमेंट में जो आपने रिसेंट दी है। तो वो मुझसे फर्स्ट वाली डिलीट हो गई। तो वो मैंने दोबारा सबमिट तो करा दिया, बट वो 13 डेज आ रहा है। तो मेरे पास एज अ प्रूफ एक स्क्रीनशॉट है, वो देख सकते हैं कि मैंने पहले की काफी देर की करा दी हुई है जमा। अगर टाइम पर जमा हो गई है, अगर 2 जमा हो गई है फिर भी कोई इशू नहीं है। जो अगर टाइम पर जमा करवाई है तो टाइम पर होगी हुई है, मैं आपको स्क्रीनशॉट मेल कर देती हूँ। वो हाँ, भी तो मैंने जो अभी रिसेंटली लिया था। जिसकी आप कह रही हैं एक ठीक नहीं है, दूसरी ठीक नहीं है और ठीक है, तो जो भी अगर आपके नंबर कम लगते हैं तो उस कंडीशन में आपने दोबारा से रीचेक कर लेना है कि कौन सी असाइनमेंट आपकी चेक की। सर मुझे समझ नहीं आया आपसे आपने क्या कहा है। एक मिनट, मैं दोबारा ऑफिस में जाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। यहाँ पर वॉइस का जो है काफी इशू है। ओके सर। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें।
अगला अटेंडेंस के बाद आ जाती है और वैसे गायब होती है। ठीक है, अगला अटेंडेंस हो गई। थैंक यू सो मच सर। जी आप बताएं क्या कर रही थी आप? यस सर, मैं कह रही थी कि आपने लैब की 2 असाइनमेंट्स हमें अभी तक की है ना, जी जो आपने हमें दी है। तो वो जी एक जो पहली वाली असाइनमेंट है वो मैंने करवा दी हुई है जब आपने मुझे दी थी। तो अभी मैंने दूसरी वाली वो सबमिट की थी, तो मैंने वो करा दी। बाद में मुझे याद है कि मैंने कुछ चेंजिंग करनी थी, तो वो मैंने एडिट सबमिशन करना था सेकंड वाली असाइनमेंट का, तो मैंने फर्स्ट वाली का डिलीट कर दी। तो वो मैंने बाद में देखा कि वो तो और सेशन में थी, तो वो मुझसे डिलीट हो गई। तो अभी मैंने वो दोबारा सबमिट तो करा दिया, बट वो लेट आ रहा है। 13 13 डेज लेट आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताना था कि वो मैंने टाइम पे करा दी हुई थी, तो अब वो लेट आ रहा है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया है कि वो मैंने पहले करा दी हुई है काफी देर की। तो हाँ, एक तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्टूडेंट लेट जमा करवा देते हैं, शो आ जाता है कि उन्होंने लेट सबमिट करवा दी है। अब मुझे नहीं पता क्योंकि लास्ट टाइम में ये था कि जो भी लेट जमा करवाते हैं उनको यानी सिर्फ शो होता है कि लेट सबमिट हो गई है, लेकिन वह एक्चुअल में सबमिट नहीं होती है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। अगर आप लोगों के टाइम अच्छा पर सबमिट अच्छा। हो गई है तो वो चेक होगी, क्योंकि वो डाउनलोड हाँ भी तो नहीं वो होती है, वो एक्सेस में भी नहीं आती है जो लेट सबमिट होती है। तो फिर तो सर वो आपके पास होगी ऑलरेडी, फिर इसका मतलब अभी मैंने शायद डिलीट भी कर दी हो वो, लेकिन वो तो आपके पास तो होगी ना फिर। तो वो टीए ने चेक करके यानी चेक कर लिया होगी, क्योंकि टीए आप लोगों की ये जो असाइनमेंट आप लोग देते हो वो टीए चेक करता है, वही यानी कि नंबर वगैरह देता है, लगाता है। अच्छा तो सर अब क्या मतलब, क्या इसका सोल्यूशन है ये बता दें बस। इसका सोल्यूशन ये है कि जिस वक्त नंबर लगेंगे फिर वो आपको पता चल जाएगा। करा तो दी हुई थी, गलती से डिलीट हो गई भी, ये सडनली अभी हुई है वो भी। अब सोहा देखें, अब मुझे नहीं पता कि आपकी सबमिट हुई है या नहीं हुई है, मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोगों की टीए ने चेक कर ली है या नहीं की है। अब मुझे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जिस वक्त मैं सर वो सभी के नंबर बेसिकली अपलोड चलो करूंगा ठीक है उसी वैसे। वक्त आप लोगों ने चेक कर लेनी है कि वो चेक हुई है या नहीं हुई है। सर वो सिंपल ये चलो कह रही हैं ठीक कि है। उनकी उनके ये हुआ है कि असाइनमेंट जो पहले वाली आपने दी हुई थी, उन्होंने गलती से वो वाला सेशन उन्होंने ओपन करके वहां पे एडिट सबमिशन कर दिया, तो उनकी वो पुराने वाली असाइनमेंट डिलीट हो गई। लेकिन तो उस्मान मैं ये इसमें कह रहा हूँ उनकी कि गलती नहीं। हो सकता है कि जो टीए है उसने उसको डाउनलोड करके चेक भी कर लिया हो। यस सर। हाँ, तो मैं भी ये कह दूं भाई की है या नहीं की है, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता ना। वो तो जब पता चलेगा जिस वक्त नंबर लगेंगे कि चेक हुई है या नहीं हुई है। चलो सर जो ठीक है आप सर। बात कर रहे हैं कि जो असाइनमेंट लेट सबमिट होती है वो चेक नहीं होती, तो इसका मतलब हमारी अगर 1 मिनट 2 मिनट भी लेट असाइनमेंट है, इसका मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं होंगी। ये मैंने आपको पहले कहा था, अब मुझे नहीं पता कि वाकई डाउनलोड हो जाती हैं या नहीं, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में ये था कि स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि हमने चेक करवा अपलोड की है
लेकिन हमारे पास डाउनलोड नहीं होती है, ना ही हमारे पास शो होती है कि ये सबमिट हुई है या नहीं हुई। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे सेमेस्टर में भी अक्सर लेट हो जाती थी, तो सर एक्सेप्ट कर लेते थे और उस्मान, सबमिट ये वो है हो कि जाती यहाँ थी। पर आपने ये भी देखा है लास्ट सेमेस्टर में जो एलएमएस है वो भी चेंज हुआ है, उससे पहले जो है वो भी चेंज हुआ है, इस दफा भी चेंज हुआ है। अब जो चेंज होकर सेटिंग वगैरह होती हैं वो हमें नहीं पता होता है क्या क्या चेंज हुआ। हो सकता है उन्होंने यानी कि फिजिबिलिटी दे दी हो कि भाई जो लेट जमा करवाता है उसको यानी कि इस डेटा में यानी कि सेव रह जाए और हम यानी कि उसको डाउनलोड कर सकें। यस सर, हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमें तो ऑब्वियस शो हो रहा होता है कि सबमिट हो जाती है हमारी, हमें फाइल वो शो भी हो रही होती है, डाउनलोड भी हो रही होती है, हमें तो सारी वहाँ पे एक्सेशन होती है। अब आगे टीचर का नहीं मुझे पता कि टीचर वाले पोर्टल पे क्या उसके हैं क्या नहीं है, दुआ ही कर सकते हैं सर। हाँ, बस दुआ कर सकते हो। यस सर, तो उसके ऑब्वियस सी बाद बात फिर है। यानी कि देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अरे अभी मैं कहता देखिए, हूँ कि भाई ये ना हुआ, ये हो गया है वगैरह वगैरह, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जिनकी अगर ऐसी बात है जिनकी 1-2 मिनट असाइनमेंट लेट हुई हुई है, और वो भी इस वजह से कि वो पीडीएफ फाइल बनाने में लेट हो गया या कुछ इस तरह कोई मतलब कि इशू उनका जेन्युइन हो, तो उनकी इस तरह तो असाइनमेंट तो उनकी जाया गई ना। अब उस्मान, मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। अगर यानी कि डाउनलोड नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि चेक नहीं हुई है, चेक नहीं है तो इसका मतलब है उसको 0-0 मार्क्स है। ये तो उस वक्त पता चलेगा जिस वक्त अब मैं जिस नंबर अपलोड करूंगा, तो फिर आप लोगों को पता चलता जाएगा। बाज़ दफा इस तरह भी सर होता है, बाज़ की सर असाइनमेंट आप लोग जमा करवाते हो लेकिन फाइल में इशू होता है, वो ओपन ही नहीं होती है, बाज़ दफा इस तरह भी हो जाता है। तो इसलिए जिस वक्त आप लोगों को नंबर लगेंगे जिसका जो इशू है उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके। सर लेकिन हमारे पास तो वो ओपन हो रही होती है। सर हमारे पास सर डाउनलोड भी हो जाती अभी है। लेकिन जो हाँ दुआ मौजूद है। ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर आप हमें बता सकते हैं कि हमारे लैब के फाइनल्स कब तक होंगे? उम्मीद है क्योंकि नेक्स्ट वीक में तो आप लोगों के मिड से ऑलमोस्ट आप लोगों के उसके थ्योरी के पेपर जो है वो शुरू हो जाएंगे, और नेक्स्ट मंथ के शुरू में ऑलमोस्ट जो है लैब के फाइनल हो जाएंगे। अभी तक ये इंफॉर्मेशन है, अभी इसके बारे में कंप्लीट जो मीटिंग है वो नहीं हुई। सर हमारे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले सर तो कह रहे थे 4 वीक्स के बाद होंगे। इसके थ्योरी की नहीं, थ्योरी की कहा है या लैब का कहा है? थ्योरी थ्योरी थ्योरी, वो तो कह रहे थे 4 वीक्स रह गए हैं, 4 वीक्स के बाद आपके फाइनल होंगे। हाँ, लैब थ्योरी के जो है वो 4 वीक के बाद हैं, लेकिन लैब के पहले ही हो जाते हैं। लैब के जो एक्सपेरिमेंट है वो पहले कंप्लीट हो जाते हैं। ओके सर, ओके सर। अल्लाह सर जो हाफिज। लैब के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जी जी। सर हम जो उन्हें वैल्यूज जो कैलकुलेट करके पुट करते हैं, तो सर हम वो उस पे कैसे करेंगे अगर हमारे ऑनलाइन हुए? आप लोग जो भी वैल्यू पुट करोगे वो कंसीडर हो जाएगी, गलत नहीं होगी। ओके सर। जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज।